अजीज दोस्तों, प्रोग्राम में स्वागत है। अजीज दोस्तों, भारत के इलेक्शन इस वक्त मैं हैरान हूं कि पहली बार है कि दुनिया में किसी भी कंट्री के इलेक्शंस पे इतने सारे मुल्कों में खलबली मची हुई है। सबकी नज़रें भारत के इलेक्शन की तरफ हैं। जिस तरह अमेरिका के इलेक्शन, यूरोपियन कंट्रीज़ के इलेक्शन, लेकिन भारत के इलेक्शंस पे इस वक्त पूरी दुनिया ना सिर्फ नज़रें लगा के बैठी है बल्कि कुछ कंट्रीज बहुत एक्टिवली उसमें इन्वॉल्व भी हैं। माइक्रोसॉफ्ट ने कहा है भारत को कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के एंकर्स, उनके मीम, उनके फेक न्यूज़, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ज़रिए फेक रिपोर्टिंग और सब चीज़ें करके भारत के इलेक्शंस को मैनिपुलेट करने की पूरी कोशिश हो रही है। चाइना ये सब करेगा। चाइना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जनरेटेड कंटेंट को एम्प्लीफाई करेगा, क्रिएट करेगा और अपने इंटरेस्ट के मुताबिक उसको फैलाएगा। माइक्रोसॉफ्ट इंटेलिजेंस रिपोर्ट ने कहा है कि चाइना अमेरिका और साउथ कोरिया के इलेक्शंस को भी इसी तरह मैनिपुलेट करने की कोशिश करेगा। चाइना ने ऑलरेडी ताइवान के प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में मैनिपुलेट करने की कोशिश की है। अजीज दोस्तों, सवाल यहाँ पे ये पैदा होता है कि चलें चाइना मैनिपुलेट करेगा, तो आप किसी कंट्री के इलेक्शन को मैनिपुलेट करते हैं तो आप उसमें अपनी पसंद का रिज़ल्ट लाना चाहते हैं। तो यहाँ पे उनकी पसंद का रिज़ल्ट क्या है? इनकी पसंद का रिजल्ट साफ अल्फाज में बीजेपी तो नहीं है ना इनकी पसंद। बीजेपी ने तो चाइना को क्या हाल किया है आपको अच्छी तरह पता है। तो उनकी पसंद कौन है? राहुल गांधी, इंडियन नेशनल कांग्रेस, इंडिया अलायंस, ये इनकी पसंद है। तो चाइना इस वक्त पूरा पैसा भी लगा रहा है और टेक्निकल और जितना सपोर्ट दे सकता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और दूसरी चीज़ें, वो भारत की इंडिया अलायंस की पार्टियों को सपोर्ट कर रहा है, जिसमें वो चाहे बंगाल में हो, केरला में हो, तेलंगाना में हो, तमिलनाडु में हो, आंध्रा में हो, हर जगह ये कर रहा है। अजीज दोस्तों, अमेरिका भी इस मामले में पीछे नहीं है। केजरीवाल को गिरफ्तार किया, हम देख रहे हैं। तो जयशंकर जी ने कहा कि हम भी देख रहे हैं भाई, हमारी भी नज़रें हैं कई इश्यूज़ के ऊपर, फिक्र नहीं करो। अब मसला ये है कि रशिया यूक्रेन पे हमला कर देता है, अमेरिका कुछ नहीं कर सका। इसराइल पैलेस्टीन वार होती है, अमेरिका बकवास करता है, कर कुछ नहीं सकता। तालिबान के खिलाफ 20 साल लड़ने के बाद हथियार फेंक के वापस आ गए। अमेरिका में इंडिया के इतने स्टूडेंट मारे जा रहे हैं, अमेरिका कुछ नहीं कर पा रहा। अमेरिका में इतना गन वायलेंस है, कुछ नहीं कर पा रहा। कोविड आया, कुछ नहीं कर पाया। इतना सारा दुनिया में कांड हो रहा है, कुछ नहीं कर पाया। लेकिन केजरीवाल के मामले पे हमने नज़र रखी हुई है। जयशंकर जी ने यह भी एक जगह कहा था कि आप है ना अपने प्रेसिडेंट, एक्स प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर जो केस कर रहे हैं, हमने भी उस पर नज़र रखी हुई है। उनको भी हम चाहते हैं कि इंसाफ मिले। अजीज दोस्तों, ये चीज़ें आज भारत की फॉरेन पॉलिसी खुल के सामने आई है। जयशंकर जी ने एक फॉरेन मिनिस्टर इंडिया के डायरेक्ट इंग्लैंड को अटैक करते हैं। ये आज तक नहीं हुआ। वाइसराय ऑफ इंडिया, इंग्लैंड से आए हुए लॉर्ड माउंटबेटन जाते हुए वाइसराय बना के गए थे नेहरू जी को। वो तारीफें ही करते रहे। सुना तो ये है हमने कि वो भारत के तिरंगे में यूनियन जैक, इंग्लैंड का झंडा भी लगाना चाहते थे कोने पे। किसी कांग्रेस के बड़े बड़े नेता आए, आज तक किसी ने ये बात की जो अभी जयशंकर जी बोल के गए हैं। आज का भारत डिफरेंट है।
अजीज दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया के भी एक्स प्राइम मिनिस्टर ने ये कहा, Mysteriously, India often ranks well down the global democracy lists produced by Freedom House and others. Perhaps that's because they think of Prime Minister Modi as a Hindu nationalist, when I think he's better called an Indian patriot who necessarily takes Hinduism seriously as by far the country's biggest creed. Sadly, faith in God and love of country are pretty rare in Western think tanks, which is why they find India's democracy easier to caricature than to understand. जाहिर है अमेरिका के प्रेसिडेंट जब ये अपनी स्पीचेस में कहें कि द ग्रेटेस्ट नेशन ऑन द वर्ल्ड इज अमेरिकन एंड वी सर्व अमेरिकन नेशन, वी वर्क फॉर द पीपल ऑफ अमेरिका, तो कोई क्रिश्चियनिटी का दाग नहीं लग रहा, कोई वाइट सुपरमेसी का कोई आरोप नहीं लग रहा, कुछ नहीं। लेकिन भारत का प्राइम मिनिस्टर ये कहे तो हिंदुत्व एक्सट्रीमिज्म। अमेरिका के प्रेसिडेंट चाहे वो क्लिंटन हो, ट्रंप हो, ओबामा हो, बाइडन हो, हर कुछ दिन बाद चर्च में जाएं, अपना ओथ लेने के लिए के फौरन बाद चर्च में जाएं, बाइबल पकड़ के सड़कों पे घूमें, तो एक्सट्रीमिस्ट नहीं है क्रिश्चियनिस्ट। मोदी जी एक्सट्रीमिस्ट है, मोदी जी नेशनलिस्ट है। बाकी वो अपने धार्मिक हैं, अगर अपने रिलीजन को स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं तो शहबाज शरीफ भी तो गया हुआ है ना भाई मक्का, तो उसको क्यों इस्लामिक एक्सट्रीमिस्ट नहीं कह रहे हो जिस तरह मोदी को हिंदू एक्सट्रीमिस्ट कह रहे हो। ये एक डिज़ाइन है, भारत के इलेक्शन के हवाले से चीज़ें हैं। अजीज़ दोस्तों, थोड़ा और मैं इस पर बात करूँगा कि एक ज़माना था कि भारत में भी एक बहुत अच्छी खूबसूरत पॉलिटिक्स होती थी। एक ही बार हुआ है शायद, ये बीजेपी से पहले की बात कर रहा हूँ। जब नरसिम्हा राव जी प्राइम मिनिस्टर थे भारत के, तो ओपोजिशन लीडर अटल बिहारी वाजपेयी को उन्होंने रिक्वेस्ट की कि कश्मीर पे यूनाइटेड नेशंस में क्रूशल डिबेट हो रही है, तो आप भारत के डेलीगेशन को लीड करें। ये रवादारी की पॉलिटिक्स होती थी, जब नेशनल इंटरेस्ट प्राइम मिनिस्टर और लीडर ऑफ ओपोजिशन दोनों के लिए इंपॉर्टेंट था। जब प्राइम मिनिस्टर ने लीडर ऑफ ओपोजिशन को भारत को लीड करने के लिए यूनाइटेड नेशंस में कहा और वाजपेयी जी ने इसको कबूल भी किया और जाके उन्होंने वहाँ पे करारी तकरीर की। अजीज दोस्तों, थोड़ा बात करेंगे, बंगाल की तरफ जाएं। बंगाल में एक पेड रिक्रूटमेंट हुई है सागरिका घोष। मुझे तो इसने कई सालों से ब्लॉक किया हुआ है, और क्यों ना करे। तो सागरिका घोष कहती है कि आउटसाइडर जब मोदी जी बंगाल जाते हैं ना, या बीजेपी के लोग, तो आउटसाइडर्स को यहाँ पे करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी पॉलिटिक्स। खुद कहाँ से आई हैं, खुद आउटसाइडर हैं, कोई मसला नहीं। मोदी जी आउटसाइडर हैं, अमित शाह जी आउटसाइडर हैं, पवन सिंह आउटसाइडर हैं, लेकिन यूसुफ पठान बंगाली है, साला गुजराती है, जो अपनी बीवी को आज़ादी नहीं दे सकता, जो अपने घर की औरतों को बुरके से नहीं निकालने की इजाज़त देता, वो बंगाल में लोगों को आज़ादी दिलाने जाएगा। शत्रुघ्न सिन्हा, कीर्ति आज़ाद, बाकी वहाँ पे रोहिंग्या बांग्लादेशी हैं, वो सब लोकल हैं। लेकिन मोदी जी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया आउटसाइडर हैं। बंगाल की बहुत ही गंदी पॉलिटिक्स चल रही है अजीज दोस्तों। अगर बात करें कांग्रेस की, तो ये हमारे खारगे साहब हैं। व्यवस्था करना आप लोग, एक हजारों लोगों भीड़ जैसा 400-500 लोगों में ढकला ढकली और डिसिप्लिन नहीं, मेरे को ही ढकल से बात करते बड़े बड़े, उनका प्रशंसा करो, वो करो, क्या करो। ये दूसरी बात हो रहा है, ये रो रो के कह रहे हैं कि मुझे बेइज्जत किया जाता है, मुझे
रॉयल फैमिली ऑफ कांग्रेस मुझे बहुत बेइज्जत करती है, जगह जगह मेरी बेइज्जती होती है, सब कुछ है, लेकिन इनकी अपनी पॉलिटिक्स ये देखें कि नरसिम्हा राव जी को जब इतना बड़ा अवार्ड दिया गया तो आप ये देखें कि सारे पार्टिसिपेंट, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी, जेपी नड्डा जी, अमित शाह जी, जयशंकर जी, जितने बैठे हुए हैं सब तालियां बजा रहे हैं, लेकिन नरसिम्हा राव जी जिस पार्टी के थे, कांग्रेस के, उस कांग्रेस के प्रेसिडेंट खारगे जी यूं हाथ करके बैठे हैं ताकि दुनिया को मैसेज भी दें कि ये नहीं है कि मैं तालियां नहीं बजा रहा, देख लो मैंने हाथ बांधे हुए हैं। ये कांग्रेस की पॉलिसी है। अब कांग्रेस ने मैनिफेस्टो दिया है, हर गरीब खानदान को 1 लाख रुपया दिया जाएगा, हर गरीब खानदान को। अगर भारत में 50 करोड़ गरीब रहते हैं तो आप सोचें तो भारत कहां से इतना पैसा लाएगा भाई। बस बोलना होता है, जो मुंह में आए बोल दिया, बेवकूफ बनाओ। इनका जो मैनिफेस्टो है ना, वो कुछ ऐसा है कि एडजस्ट करना है, बस पब्लिक को बेवकूफ बनाना है, किसी तरह बस मैनिफेस्टो ला के दे दो, पूरा थोड़ी करना है। इन्होंने आज तक कौन सा भारत को डेवलप करके दिया भाई? 50-60 साल तो इन्होंने रूल किया ना इस देश पे, तो डेवलप नहीं कर सके तो आज ये अपना मैनिफेस्टो ला के क्या डेवलप करेंगे? इनके जो पॉलिटिशियंस हैं भारत के, वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। अजीज दोस्तों, आप ये देखें कि मोदी जी भी जाते हैं मुसलमानों से मिलने। जब मोदी जी बोरा फिरका के लोगों से मिलने गए, सब टोपी में थे, सब दाढ़ी वाले थे, सब नमाजी थे, तो मोदी जी यूं खड़े थे। और ये हमारे आंध्र प्रदेश के सीएम जगन मोहन रेड्डी नमाज पढ़ रहे हैं यार, हद नहीं हो गई? इतना क्या आपका इलेक्शन के लिए आप हद से ज्यादा गिर जाते हो, नमाज पढ़ रहे हो भाई। तुमने वो नमाज में जो आयतें पढ़नी होती हैं वो याद की हैं? इस हद तक घटियापने पे ये लोग आ जाते हैं। इसको नमाज पढ़नी नहीं आती, सबको यूं देख देख के, कभी यूं हाथ रख रहा है, जब हाथ खुले रखने होते हैं ना नीचे, तो यूं हाथ कर दिया। देख देख के आप नमाज पढ़ रहे हो यार, कुछ तो खौफ करो। कभी आपने किसी मुसलमान को आके, असदुद्दीन अवैसी या जामा मस्जिद के मौलवी को कभी आके देखा है कि रामलाला जो विराजमान हैं अयोध्या में, उनके आगे हाथ जोड़ के खड़ा हो कोई मुसलमान? आप ये देखें कि ये इनकी पॉलिसी है। आपका एक वोट बहुत कुछ करा सकता है, काहिली सुस्ती मत कीजिएगा। वोट वो इलेक्शन के दिन में आप सब पहले से अपनी जमातें बना लीजिए, अपनी कमेटियां बना लीजिए, हर मोहल्ले के एतबार से और बूथ के जिम्मेदार होने के एतबार से। एक एक वोटर, मर्द और औरत को इज्जत के साथ ले जाकर वोट डलवाइए। आपको नहीं मालूम इस इलेक्शन के नतीजे अगर गलत निकल आए तो फिर क्या होगा, आप समझ भी नहीं सकते। जुल्म की नदियां बहेंगी, कत्लेआम होगा, जेल छोटे पड़ जाएंगे और अल्लाह जाने क्या क्या होगा। और ये मुल्क मुजद्दिद फिसानी का है, ये मुल्क शाह वलीउल्लाह का है, ये मुल्क किसी के बाप का नहीं है, ये मुल्क ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती का है, ये मुल्क हजरत ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया का है, ये मुल्क अब्दुल कादिर जिलानी के गुलामों का है। कह रहे हैं एक वोट इधर उधर नहीं होना चाहिए, यानी एक वोट भी बीजेपी को नहीं जाना चाहिए। उनकी पॉलिसीज को देखें आप, यानी उनकी किनकी? बीजेपी की। मुसलमानों का किरदार जितना घटिया है ना, सॉरी मैं अमूमन कहता हूं कि नहीं सारे मुसलमान ऐसा नहीं है, लेकिन ये जो मुख्तार अंसारी का भी जो मैंने जनाजा देखा ना, मुझे बहुत ही गुस्सा आया भाई। आप कम अज कम एक क्रिमिनल को तो क्रिमिनल कहो, आप एक टेररिस्ट को तो टेररिस्ट कहो यार।
ठीक है, उसके घर वाले उसको दफन करने जा रहे हैं, समझ में आता है 30,000 लोग, लाख लोग कहां से आ जाते हैं। इसका मतलब आपके लिए आपका धार्मिक बंदा, जो हम मजहब है, जो आपका मुसलमान है, वो टेररिस्ट है, रेपिस्ट है, कुछ भी है, वो आपके लिए टॉप पे है। तो फिर फर्क क्या है आप में और वो पाकिस्तान के मौलवियों में, जो एक दूसरे को बच्चों का रेप करते हुए पकड़ा जाता है, उसको बचाने के लिए दूसरे मौलवी आ जाते हैं। आप में और उनमें फर्क क्या है? आप मैसेज क्या देना चाह रहे हो? जब आप बुरहानुद्दीन वानी को भी अपना हीरो मानोगे, जब आप मुख्तार अंसारी को भी अपना हीरो मानोगे, जब आप अफजल गुरु को भी अपना हीरो कहोगे, सिर्फ इसलिए कि वो मुसलमान है, चाहे वो कोई भी गलत काम करे, मतलब आप खुद देख लें। मुख्तार अंसारी आपके लिए माफिया था या एक मसीहा? मसीहा था, अच्छा आदमी था, बढ़िया आदमी था। मुख्तार अंसारी एक अच्छा इंसान था। आपकी नज़र से क्या था? सही, बढ़िया इंसान था। हाँ, आपकी नज़र जी, में क्या बढ़िया इंसान था सर। है? मुख्तार अंसारी आपकी नज़र में क्या है? बहुत बढ़िया आदमी थे। मसीहा थे सर, विधायक 4 बार विधायक रह चुके हैं वो मऊ के। आपके लिए क्या थे मुख्तार अंसारी? मसीहा था और क्या है? हमारे लिए आम आदमी है मुख्तार अंसारी। मुख्तार अंसारी भाई ठीक ठाक इंसान। मुख्तार अंसारी आपके लिए क्या? हम जानते नहीं कौन है कौन नहीं। मुख्तार अंसारी अच्छा लीडर था हमारी नजर में। और ये मरा है तो गलत हुआ है, और ये दहशतगर्दी का इल्जाम लगाकर जहर देकर मारा है। गलत हुआ उसके साथ, स्लो पॉइजन देकर उसको मारा गया। इस तरह से तो गुस्सा फैलेगा ही, नफरत फैलेगी मुसलमानों में। उसे बेचारे वो स्लो पॉइजन देकर मारा गया है, उसको जहर दे के मारा गया उसको। योगी सबसे बड़ा हत्यारा है, सबसे बड़ा क्रिमिनल मोदी है, और जो जहर दे के मारा गया ना मुख्तार अंसारी को, तो एक बड़ा 100 पैदा होंगे। अब ऐसे इतना वो नहीं है कमजोर मुसलमान कि आप मार दोगे और वो चुप हो जाएगा। आगे देखो क्या होता है। तो अजीज दोस्तों, भारत के इलेक्शंस है ना, वो वेरी क्रिटिकल हैं, बहुत इम्पोर्टेंट हैं। और मुसलमान नेता हैं ना जितने, चाहे वो मौलवी है, कोई मस्जिद का मौलवी है, कोई वक्फ बोर्ड का है, उसको पता है कि इस बार भारत में अगर बहुत ज़्यादा मेजॉरिटी से बीजेपी की सरकार बन गई ना, तो इनकी दुकानें बंद हो जाएंगी। ये जो वक्फ बोर्ड है, ये इनकी सबसे बड़ी दुकान है। हिंदुस्तान, ये सारे लोग मानते हैं कि दुनिया में सबसे ज्यादा वक्फ जायदादें हिंदुस्तान में हैं। हिंदुस्तान के बाद दूसरे नंबर पर टर्की है, जो बहुत पीछे है हिंदुस्तान के मुकाबले। जो नंबर ऑफ प्रॉपर्टीज हैं उसके लिहाज से नंबर 1 सारी दुनिया में वो हिंदुस्तान है। दुनिया में वक्फ के जो मेन हब्स माने जाते हैं वो हिंदुस्तान, पाकिस्तान, टर्की और सीरिया, फलस्तीन और मक्का, मदीना, ये मेन हब्स माने जाते हैं। उसमें सबसे पहला नंबर हिंदुस्तान का है, जहां सबसे ज्यादा जायदादें वक्फ की हैं। सच्चर कमेटी ने रिपोर्ट में मौजूद है कि जो एस्टिमेशन किया है वक्फ की जायदादों का, वो 60 लाख एकड़ है, 6 मिलियन एकर्स, यानी 24,280 स्क्वायर किलोमीटर की जायदाद है हिंदुस्तान में वक्फ की। 24,280 स्क्वायर किलोमीटर, ये कितना बड़ा रकबा है आप अंदाजा इसका इससे लगा लीजिए कि जो केरला है, केरला का रकबा 38,863 स्क्वायर किलोमीटर है। 60 लाख एकड़ और 24,280 स्क्वायर किलोमीटर। जाहिर है कि बहुत सी जायदादें तो खत्म भी हो गई हैं। उन्होंने सच्चर कमेटी के जमाने में जो रिकॉर्ड्स उनके पास अवेलेबल थे उसकी बुनियाद पर एस्टिमेशन किया है, तो केरला का रकबा 38,863 स्क्वायर किलोमीटर है। पंजाब 50,000 स्क्वायर किलोमीटर, तकरीबन आधा पंजाब ये हिंदुस्तान में वक्फ की जायदाद है। उतना बड़ा एरिया, एक पूरे स्टेट उससे बन सकता है। और कहा जाता है कि हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा जमीनें वो आर्म्ड फोर्सेस के पास हैं, फौज के पास, और दूसरे नंबर पर रेलवे है, और तीसरे नंबर पर वक्फ, नंबर ऑफ प्रॉपर्टीज के एतबार से। और इसकी जो मार्केट वैल्यू है वो कहते हैं कि 2 लाख करोड़ रुपये है, 2 लाख करोड़ रुपये, और 20,000 करोड़ रुपये सालाना इससे रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। 20,000 करोड़ रुपये सालाना, ये हिंदुस्तान में कई रियासतों का बजट नहीं, स्टेट बजट, कई रियासतों का, छोटी रियासतों का बजट 20,000 करोड़ रुपये नहीं, 5,000 करोड़ बजट वाली रियासतें भी इंडिया में मौजूद हैं। तो आप 20,000 करोड़ रुपये सालाना रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। लेकिन इस वक्त जो रेवेन्यू जनरेट हो रहा है वो सिर्फ 163 करोड़ रुपये, किधर 20,000 करोड़ और किधर 163। अगर लेजिस्लेशन के जरिए भारत में सेक्युलरिज्म को स्ट्रॉन्ग किया गया
तो वक्फ बोर्ड ख़त्म। सेक्युलरिज्म में वक्फ बोर्ड की गुंजाइश ही नहीं होती। तो वक्फ बोर्ड ख़त्म हो जाएगा तो मुसलमानों की ताकत ख़त्म हो जाएगी। तो ये डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर बेस है ना, ये ज़रूरी है। ये इलेक्शंस भारत की हिस्ट्री को करेक्ट करने के लिए एक बहुत इम्पोर्टेंट पीरियड है इस वक्त भारत का। और अगर बीजेपी की सरकार अच्छी खासी आनी तो है सरकार बीजेपी की, चाहे चाइना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कर ले, अमेरिका कुछ कर ले, कनाडा बदमाशियाँ करे, यूरोप कर ले, पाकिस्तान कर ले, आनी तो बीजेपी की सरकार है। क्वेश्चन सिर्फ ये है कि कितनी मेजोरिटी से आएगी। जितनी अच्छी मेजोरिटी होगी इतनी अच्छी पॉजिटिव लेजिस्लेशन होगी जो भारत की हिस्ट्री की खराबियों को करेक्ट करेगा और भारत की जो दिशा है उसको और करेक्ट करके आगे की तरफ। जब तक आप अच्छी लेजिस्लेशन नहीं करेंगे आपके देश में तरक्की नहीं होगी। और एक बात मैं आपको बता दूं कि इलेक्शन का रिजल्ट आने से पहले ही आपके भारत के पॉलिटिशियंस मुसलसल कह रहे हैं कि अगर बीजेपी जीत गई तो खून की नदियां बहेंगी, अगर बीजेपी जीत गई तो भारत में सब कुछ खत्म हो जाएगा, ये हो जाएगा। इसका मतलब उनको पता तो है कि बीजेपी ने आना है, तो ऑलरेडी ये बदमाशियां आंदोलन और इसकी तैयारियां कर रहे हैं। लेकिन कुछ भी कर लें भाई, इनकी दुकानें बंद हो चुकी हैं। आखिरी ताला जून के महीने में लग जाएगा। अजीज दोस्तों, थैंक यू वेरी मच फॉर ऑल योर सपोर्ट। काइंडली कीप सपोर्टिंग।